नमस्ते दोस्तों, हमारे देश में स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को ये बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। जी हाँ, एनसीईआरटी की पुस्तक के छठी कक्षा के अध्याय 5 में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाता है कि ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और क्या है। और यही शिक्षा आगे जाके बच्चों में भेदभाव की भावना पैदा कर देती है। वर्ण आपस में लड़ाई करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव हो जाता है लोगों के मनों में। लेकिन इसकी जड़ जब पता करने का प्रयास किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक के अध्याय 5 में जो ये बातें लिखी गई हैं, इसका कोई आधार ही नहीं है। ये एनसीईआरटी ने भी माना। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजशास्त्री और समाज सेवी श्री देव शर्मा जी। देव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक आरटीआई के तहत एनसीईआरटी ने माना कि जो बातें वो कक्षा 6 में पढ़ाता है वर्ण व्यवस्था के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि एनसीईआरटी की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 47 और 48 में लिखा है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था, उनका काम युद्ध करना। तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथे स्थान पर अंतिम जो स्थान था उसमें शूद्रों का स्थान रखा गया। और इन्हीं पुस्तक के अंदर ये भी लिखा है कि प्रायः महिलाओं को भी शूद्र माना गया और इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस विषय में जब एनसीईआरटी से एक आरटीआई में पूछा गया कि क्या इसका आधार है, तो एनसीईआरटी का कहना था कि मनुस्मृति में लिखा जरूर है, लेकिन कौन सी मनुस्मृति में या उसकी कोई ऑथेंटिक कॉपी जिसमें से इन्होंने ये चीज़ ली हो, वो एनसीईआरटी के पास कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं से लिया। यानी ये एक गलत और तथ्य को वो पुस्तकों में रख के पढ़ाया जा रहा है। तो शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो चीज़ है जिसमें मनुस्मृति की भी बात की गई, वास्तव में मनुस्मृति में क्या लिखा है वर्ण व्यवस्था के बारे में? देखिए, जो हमारे ग्रंथ हैं बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और मनुस्मृति भी अपने आप में तभी ऑथेंटिक मानी जाएगी जब वो वेदों के अनुसार अपने विषयों को प्रस्तुत करती हो। तो मनुस्मृति को माना गया ऑथेंटिक, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ उसमें श्लोकों को मिलाया, कुछ विषयों को मिलाया, तो इस वजह से कुछ उनको प्रक्षिप्त भी माना गया है। परंतु बहुत सारी बातें हैं जो इतनी अच्छी बातें हैं, जहाँ मनुस्मृति में ये कहा गया है कि अगर जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हैं, जिसको वेद पढ़ने का अधिकार है, और जिसको आप शूद्र कह रहे हैं, जिसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो अगर ब्राह्मण का बच्चा भी संध्या नहीं करता है, वेद पढ़ता नहीं है, तो ये कहा गया है कि उसको भी सारे जो भी द्विज कर्म है उनसे बाहर कर देना चाहिए और वो शूद्रताम एति, वो शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। ये बात ब्राह्मण के लिए भी लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शूद्र को अलग रखा गया है या उसके विषय में कोई ऐसी बात कही गई है। विषय बहुत अधिक गहरा है और इसको गहराई से लेना होगा। अभी मैं केवल आपको इतनी बात बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति के अनुसार अगर ब्राह्मण भी अपने नियमों का पालन नहीं करता तो शूद्रता को प्राप्त हो जाएगा। जी जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। इसमें ये भी कहा गया जो पुस्तक के अनुसार कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर है। यानी कोई व्यक्ति ब्राह्मण, जो आपने अभी बात कही कि अगर ब्राह्मण का बच्चा संध्या नहीं करता, तो क्या संध्या करने से वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा?
हाँ, कुछ ऐसे नित्य कर्म हैं जिनसे जो ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जो अपने मस्तिष्क का बहुत अधिक समाज के हित में उपयोग करता हो। क्योंकि ब्राह्मण का मतलब वो है कि जो अति बुद्धिमान है। ब्राह्मण का मतलब ये है कि जो पूरे समाज को शिक्षा दे सकता है, बिना किसी अ, पक्षपात के। कोई पक्षपात नहीं उसके अंदर होगा। वो समाज का बहुत ही उच्च कोटि का वर्ग है, जैसे कि आज भी देखने को मिलता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे अ, वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, जो अपने-अपने फील्ड में बहुत ऊँचे हैं। हम्म, और दूसरों को देखे तो वो नहीं है। हम्म, अब इसमें इसमें कोई भी ऐसा तो नहीं कह सकता है जी कि आपने ये भाभा का इनको वैज्ञानिक बना दिया और इनको नहीं बनाया। कोई ऐसे नहीं कह सकता। उसकी योग्यता थी, उसके अनुसार उसको वैज्ञानिक बनाया गया, वो पद उसको दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार से जो समाज का एक ऐसा अपने मस्तिष्क का भरपूर उपयोग करने के योग्य है, उसके लिए आवश्यक है कि वो कुछ संध्या वंदन अर्थात कुछ मेडिटेशन अर्थात अपने मस्तिष्क की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नियम बनाए गए हैं। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, तो वो अपने मस्तिष्क का समाज के हित में वेद के पढ़ने पढ़ाने में, यज्ञ करने कराने में भी ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को, अपनी प्रज्ञा को ठीक रखने के लिए उसको आवश्यक है कि वो संध्या करे, यज्ञ करे, वेद पढ़े, स्वाध्याय करे, योग करे। ये इसके लिए बहुत आवश्यक है। सबके लिए आवश्यक है, जो भी बुद्धि से कार्य करने वाले लोग हैं या शरीर से कार्य करने वाले लोग हैं, सबके लिए आवश्यक है ये। परंतु जो ब्राह्मण कहा गया है, जिसको जन्म से ब्राह्मण नहीं कहा गया हमारे यहाँ, जी। जो अपने कर्मों से ब्राह्मण है, जिसको भी मैंने कहा कि अगर वो कर्म नहीं करेगा तो शूद्र कहलाएगा। हम्म, और यदि शूद्र भी पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते अच्छा बन गया और वो ब्राह्मणता के योग्य, ब्राह्मण बनने के योग्य हो गया, तो उसको भी ब्राह्मण माना जाएगा। जी, यानी कि आपका ये कहना है कि एनसीईआरटी की बुक्स में जो ये बात कही गई है कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति ब्राह्मण होता है बच्चा, या क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला बच्चा क्षत्रिय होता है। तो ये जन्म से निर्धारित नहीं होता, ये कर्म से निर्धारित होता है। तो ये बात भी जो है गलत उसमें लिखी गई है। तो आखिर ये एनसीईआरटी के पास जो ये इस तरह की बुक्स आई, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा संस्थान है जो हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसीज़ को बनाता है और उसके बाद लागू करता है, बुक्स छापता है, और वो बुक्स जो हैं आधार बनती हैं विभिन्न बोर्ड्स और विभिन्न पब्लिशर्स द्वारा जो छापी जाने वाली बुक्स होती हैं उनका कि क्या जो है किस प्रकार के चैप्टर्स देने हैं, किस प्रकार की एजुकेशन देनी है। तो ये सब आधार होती है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी अगर इस प्रकार से एक आधारहीन चीज़ लिख रहा है, एक चीज़ जो मनुस्मृति का नाम लेकर लिखी जा रही है और वास्तव में मनुस्मृति में है नहीं, तो कितना असर हमारे समाज पर डालता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है। जी, सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा है कि बहुत समय से ही इस प्रकार का एक मिथ्या प्रचार हो रहा है। और जो बाहर लोग करे, कोई राजनीतिक पार्टी करे या कोई समाज का व्यक्ति करे तो करे, लेकिन एनसीईआरटी जैसी ऑथेंटिक एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था, वो बिना प्रमाणों के ऐसी बात लिखे, तो ये हमारे लिए दुख की बात है। जी। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि एक तो वेद की बात को कोई लिखे, ये कोई हंसी खेल नहीं है। चाहे इसमें एनसीईआरटी के, चाहे जेएनयू के कितने बड़े बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो, दुनिया के कितने बड़े बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो, यदि उन्होंने वेद को थोरो स्टडी नहीं किया है, तो वो वेद के विषय में सही जानकारी लोगों को दे ही दे सकते हैं। या वो वेद के पढ़े हुए किसी विद्वान को लेते और उससे सारी जानकारी लेते और उसका नाम भी देते, जैसे आप कह रहे प्रमाण तो है नहीं हमारे पास में, तो ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रोफेसर या लेक्चरर या स्कॉलर होता जिसने थोरो स्टडी किया हो वेदों को सही प्रकार से और हर दृष्टिकोण से किया हो, जिसने साइंस को भी पढ़ा हो, और यास्क जो व्याकरण, वैदिक व्याकरण के एक ऑथेंटिक राइटर हैं, उसको भी, तो जो सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते समाज के लिए। लेकिन ये हमारे विद्वानों के लिए भी एक बहुत बड़ी मैं से शर्म की बात तो क्या कहूँ
कि हमारे समाज को ये समाज चलता है विद्वानों के और जितनी भी प्रामाणिक संस्था है उनके लिए। हमने खुद एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है जिससे हम सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, और ये सारे सभी विद्यार्थियों में प्रचलित था कि आपको अगर सही आंसर चाहिए तो एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी में इस प्रकार की कमियां पाई जा रही हैं। तो वेद जैसे विषय को लेकर के हर व्यक्ति नहीं कोई भी एक सही दृष्टिकोण दे सकता है। मैं जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक आप थोरो वेद को नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं इतने सारे मंत्र अभी आपको दे दूंगा जिनमें ये सारे विषयों के सही सही प्रकरण लिखे हुए और बड़े आसान हैं। तो पता नहीं कहां से एनसीईआरटी ने किनसे ये बातें सीख ली है और किनसे पूछ ली है, किन के कहने से ऐसा लिख दिया है कि मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी तो सारे विद्वानों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, स्ट्रीम है वहां पर, और उन्होंने ऐसी बातें लिख दी तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने साफ माना कि इसका कोई ओरिजिनल ड्राफ्ट या कोई ओरिजिनल सबूत नहीं है कि ऐसा मनुस्मृति में लिखा है, कोई उनके पास कुछ नहीं है, और ये सब चीज़ें उन्होंने लिख दी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ शर्मा जी के ये सब चीज़ें, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा कि आपने बताया कि कहा जाता है कि बच्चों को तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स आईएएस के सिलेबस में भी आती हैं, जितने भी हमारे सबसे बड़े एग्ज़ाम्स हैं तो उनसे भी तैयारी की जाती है। तो ये सब एक तरह से मिसलीडिंग और दिशा भ्रमित करने वाला तथ्य जो है एनसीईआरटी की बुक्स में होना बहुत ही गलत और निंदा योग्य चीज़ है, क्योंकि इससे हमारे जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरा का पूरा छिन भिन हो जाता है। क्योंकि जब बात की जाती है कि जातिवाद किसी भी पुस्तक में नहीं है या कहीं लिखा नहीं हुआ, ये व्यक्ति द्वारा या मानव द्वारा बनाया गया है, लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जातिवाद फैला लिया है, ऊंच नीच कर ली है, वर्ण व्यवस्था बना ली है। परंतु हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसा कि आपने ये बोला कि वैदिक ग्रंथ और उनकी व्याख्या हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और उनको समझना बहुत जिसे कह लीजिए एक अच्छी चीज़ है अगर आपको समझ में आती है, और उसके लिए आपको गाइडेंस भी चाहिए प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें ना होने के कारण हो सकता है कुछ गलत चीज़ें, कुछ वामपंथी एजेंडा जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स में आ गया। तो जो लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो ये पढ़ा है, और उनका भी कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और हमारी सरकारों ने उन्हें पढ़ाया है कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से बनी, मनुस्मृति में क्या लिखा है। भले ही उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें जब कहा गया है पुस्तक में, एक ऑथेंटिक जगह पर कहा गया है कि मनुस्मृति में ये कहा गया है, तो उसका नाम लेकर जब बात बोली गई है कि शूद्रों को किसी भी तरह के पूजा अनुष्ठान का अधिकार नहीं, महिलाओं को शूद्र उसमें कहा गया, इस प्रकार की जो गलत चीज़ें हैं उसमें डाली गई हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, और वो भी 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को। तो वो एक ऐसा स्थान है जहाँ से बच्चों का नींव बनना शुरू होता है। तो आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे, तो ये चीज़ें जो अब हम देख रहे हैं इसको हटाए जाने की आवश्यकता है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, वर्ण व्यवस्था आदि की बात ही नहीं होनी चाहिए, या हो तो वास्तविक मनुस्मृति के जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर शोध करने के बाद होना चाहिए? आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये वैसे जितने भी स्कॉलर्स हैं वो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट बुक्स तो नहीं पढ़ते, जबकि इतना इजी है। मैं एक मंत्र पढ़ के आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है, जिसको संस्कृत नहीं पढ़े हुए स्कॉलर्स प्रोफेसर भी समझ सकते हैं। और देखो कितना इजी, रुचम नो देहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नस्कृधि रुचम विषयेषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचम। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण शूद्र वैश्य सब में रुचि हो, प्रेम हो, सब एक दूसरे को प्रेम से देखें। तो कितनी बढ़िया बात है। अभी ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई समझना ना चाहे तो क्या करे। अब आप दूसरी तरफ देखेंगे, मनुस्मृति को देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इतना आसान है, कोई भी समझ सकता है। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का रमण होता है। अब स्त्री ही पूज्य है और स्त्री को पूजा के कार्यों से निकाल दिया गया। और एक वेद का मंत्र और मैं देता हूं,
पंच जना में यजम जुषध्वम, ये मंत्र है। 5 प्रकार के लोग मेरे यज्ञ से जुड़े, ये भगवान कह रहे हैं। तो 5 में कौन होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 5वें कौन? जो निषाद और जो दूर रहते, जहाँ तक हमारी शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, आदिवासी हैं, जी, जो बहुत दूर हैं हमसे, उनको वनवासी। भी कहा है कि वो भी मेरे यज्ञ से जुड़ जाए। जी, तो बिल्कुल साफ है स्थिति, लेकिन आवश्यकता है कि हमें अपने ही ग्रंथों पर कुछ रिसर्च अवश्य करवानी चाहिए। जी, बिल्कुल, सही। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमें अपने ग्रंथों पर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि हम अंग्रेज़ी गूगल की ट्रांसलेशन करें और उसको जो हमें बता दिया जो पश्चिमी सभ्यता ने, हमने उसे मान लिया, या पूर्वाग्रह के से ग्रसित होकर जो भी हमारे मन में बात आई कि हमें ये लिखना ही है, हमें इसे बदनाम करना ही है, वो सब चीज़ें हमने इस्तेमाल की और उसको अपने तरह से व्याख्या करके हमने लिख दिया। ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए देश में, लेकिन बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ आज हमारे देश में बन चुकी हैं, जो चाहती हैं कि देश कमज़ोर हो जाए, देश की विचारधारा उनकी विचारधारा की तरह खोखली हो जाए और उसी खोखली विचारधारा को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े देव शर्मा जी इस कार्यक्रम में, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।